लोगों को नमस्कार। मुझे लगता है कि शरीफ लोग नीचे बैठ गए हैं और जो हमारे सुनने वाले हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा जो आगे लोग बैठे हैं जिन्होंने महंगा टिकट खरीदा है उनसे गुजारिश है कि थोड़े अच्छे इंसान हो जाएं आप लोग भी, और जो ऊपर वाले हैं वो तो ईश्वर के निकट हैं ही, आप सब तो बहुत। रेड एफएम का ये शो पूरी दुनिया में इन दिनों मशहूर है और ये कई सालों से चल रहा था, लेकिन पिछले साल कुछ ऐसा यहाँ करिश्मा पैदा हुआ कि यहाँ जो लोग बुलाए गए उनमें से कई लोग हिंदी कवि सम्मेलन और उर्दू मुशायरे की जो मेन स्ट्रीम थी उसमें नहीं थे। तो जब उनका सिलेक्शन हुआ तो रेड एफएम की टीम ने भी, हमारी मित्र निशा जी ने और तमाम सब लोगों ने थोड़ी शंका भी की कि भाई ये कौन लोग हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनके वीडियोस नहीं हैं। और वो कार्यक्रम हुआ आप जैसे लोगों के बीच में, लेकिन उनका सिलेक्शन मैंने किया, मन से किया, अच्छे लोगों का किया और उन लोगों की भी ज़िंदगी बदली और इस प्रोग्राम का भी एक अलग आइडेंटिटी पैदा हुई। आज वो लोग जो पिछली साल आए थे, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे शिखा अवधेश हों, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, लोग उनसे कहते हैं कि आपको रेड एफएम के शो में देखा था, उस रील में देखा था। ये खूबसूरती इस शो से पैदा हुई। तो दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और ये किसी भी कविता के कार्यक्रम के लिए, शायरी के प्रोग्राम के लिए बहुत ही शुक्रिया का पल है, आभार का समय है कि लोग बाग टिकट खरीद कर इस शो को देखते हैं। और फिर रेड एफएम को बधाई देता हूं कि एक तरह से ये 2-3 दिन पहले ही ऑल सोल्ड हो गया था और आप सब ने इन टिकट्स को लिया, आप सब यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरे लिए आज का दिन थोड़ा व्यस्त दिन था क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह है। लेकिन इनमें कुछ लोगों ने खुशी से ताली बजाई जो कुंवारे थे, और जो शादीशुदा थे उनकी चीख निकल गई कि हाय राम ये भी। तो मेरे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत दूरी रहती है, मेरे ऑफिस के लोग और मेरे निजी जीवन में बहुत दूरी रहती है। इस चक्कर में उनको पता नहीं चल पाया कि 23 तारीख नहीं देनी है। 23 तारीख दे दी गई। उसके बाद जब मैंने अपना कैलेंडर चार्ट देखा, हॉल बुक हो गया, पोइट्स बुक हो गए, तब मुझे पता चला कि 23 दिसंबर को ये आपने कारनामा कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे 3 घंटा मिलने के लिए सुबह से कितनी रिश्वतें, कितनी मिन्नतें, कितने गिफ्ट बर्बाद हुए हैं। तो अनेक कैरेट के सॉलिटेयर बर्बाद करने के बाद मैं तुम्हारे पास आया हूं, नामुरादो ताली बजाओ। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि मैं खुशनसीब आदमी हूं कि मेरी मोहब्बत मेरी शरीक हयात है। मैंने जिससे इश्क किया उससे शादी की, लेकिन ये बात तो तय हो गई कि उसके इश्क के बराबर ही आपसे मुझे इश्क है, जो उसे छोड़कर मैं आपके पास 3 घंटे के लिए आया हूं। इन कवियों से मैं आपका परिचय करा दूं। कुछ लोग जो अभी आए हैं ये असली दिल्ली वाले हैं, मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। समय 6 बजे का था पर इन्हें पता था कि 7 से पहले कौन आ रहा है, तभी चलेंगे। बहुत अच्छा। बाहर बड़ा प्रदूषण है, निकली ही इतनी है। अच्छा, आवाज कहां ठीक नहीं आ रही, हाथ उठा के बताओ। अच्छा, जब आवाज आ नहीं रही तो हाथ कैसे उठाया तुमने? कतई मुख्यमंत्री पे हो गए हो तुम भी, हैं? कभी तो सच बोल लिया करो। बहुत अच्छा हॉल है, खूब आवाज आएगी, आप चिंता मत करिएगा। इन कवियों से आपका परिचय कराया गया। इनमें से कुछ कवि ऐसे हैं जिन्हें आप कवि सम्मेलन में देखते रहे हैं, 1-2 नाम ऐसा हो सकता है जिन्हें आपने मेन स्ट्रीम कवि सम्मेलन में न देखा हो। लेकिन कभी भी पता नहीं चलता, जब बैटिंग के लिए इंडिया की टीम उतरती है तो आपको कभी भी पता नहीं चलता कि शुभमन गिल जो आज उतारा जा रहा है यही आने वाले कल का सितारा बनेगा। आपसे बस एक गुजारिश है कि आपकी जितनी बेदारियां हों, जितनी बेचैनियां हों, आवाज़ नहीं आ रही, इसका फॉर्म टूट गया है, पड़ोसी बेकार है,
ये सब मेरे खड़े होते समय आप करना, या रमेश मुस्कान यहाँ पर खड़े हैं उनके लिए आप करना। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं आपके बीच में, उन्हें आप वैसे ही सुनना जैसे आपने पिछले सालों में सुना है और इस प्रोग्राम को एक सुपरहिट शो बनाया है। मैं आपका परिचय कराता हूँ। ठीक है, इस कोने में कुशल कुशलेंद्र बैठे हुए हैं, ये गाजियाबाद से हैं, हास्य व्यंग के बहुत अद्भुत कवि हैं। एक बार तालियां बजाकर आप इनका स्वागत करें। ये गा के अपनी हास्य कविताएं सुनाता है और पूरे देश में इन दिनों मशहूर है कुशल, और पिछले 1-2 साल में ही उसकी जिंदगी बदली है। उससे पहले वो कवि सम्मेलन सुनने जाता था, आजकल लोग उसे कवि सम्मेलन सुनने आते हैं। इस सफर को 2 साल में तय करने वाला वो एक बहुत ही बेहतरीन और नया कवि है। उसके ठीक बगल में एक मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे के पास के गांव से एक बच्ची आई है। वो बच्ची आई थी यहाँ पर नेट की तैयारी करने, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, और करते करते उसके अंदर जो गुनगुनाहटें थी, जो उसने पुराने कवियों को सुन के इकट्ठा की थी, यूट्यूब सुन के इकट्ठा की थी, या हिंदी पढ़ते समय इकट्ठा की थी, और उसने कभी सोचा भी शायद नहीं होगा कि ये सपने इस तरह से खुलेंगे। लेकिन मेरा सदा मानना है कि अगर आप में रेडियम है, अगर आप में चमक है, तो आप अंधेरे में भी चमकें तो भी आपको दुनिया का उजाला पहचान लेता कि आप हैं। तो मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवपुरी से मनु वैशाली आई है, और जिस तरह से उसने इस पूरे हिंदुस्तान की कवि सम्मेलन और मुशायरे की फिजा को भरा है वो बहुत ही अद्भुत है। आज की डेट में उसे मेरे ख्याल से साल भर पूरा नहीं हुआ है ठीक से मंच पर खड़े हुए, लेकिन हिंदुस्तान का ऐसा कोई बड़ा कवि सम्मेलन नहीं है जो उसके बारे में बातें ना कर रहा हो, उसके बारे में चर्चा ना कर रहा हो। और मैं मानता हूं कि आज ये कवि सम्मेलन जिसकी सोशल मीडिया रीच अद्भुत होती है, रेड एफएम का ये शो मिलियंस में जाता है, और मुझे पता है, मैं मनु वैशाली को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं अपने आशीर्वाद के साथ कि आज तक तुम जो थी, जो तुम्हें थोड़ा देश पहचाना था, केवल कवि सम्मेलन पहचाना था, रेड एफएम के इस शो के बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कवित्रियों में जो सबसे मीठा नाम सुने जाने वाला है उसका नाम मनु वैशाली होने वाला है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उसका स्वागत करें। ठीक इस कोने में जो रखे हुए हैं, आगरा से रमेश मुस्कान हमारे बीच आए हैं। आगरा एक बहुत खूबसूरत शहर है, आप सब जानते हैं कि वहाँ कई प्रकार की चीज़ें हैं। हम सब, गर्दन तो ऐसे हिला रहे हो जैसे वहाँ इलाज करा के लौटे हो। हम सब कवियों को जीवन में एक आध बार आगरा जाना पड़ता है, पर हम लोग ठीक हो के लौट आए हैं। रमेश मुस्कान वहीं रहते हैं। इसी से समझ में आता है कि कितने बड़े कवि हैं। रमेश मुस्कान पिछले 30 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलन में और मुशायरे में हैं। दुनिया के 25-30 देशों ने इन्हें सहन किया है, और देश भर के कवि सम्मेलन में उनका आना जाना है। आकार प्रकार आप देखिए, विस्तार पा गया है उनका, और वे यहाँ पर हैं। हरकतों की दृष्टि से देखें तो वो इस मंच के मेरे बाद सबसे वरिष्ठ कवि हैं। मैंने पूछा कि आज ये चश्मा माथे पे क्यों लगा रखा है? बोले भाई साहब यहाँ की तो ठीक है, दिमाग की फूटी हुई हैं। तो हर बात का उनके पास एक जवाब है। लेकिन बाकमाल इंसान और बेहद खूबसूरत कवि जो ठहाकों से इस ऑडिटोरियम को हिला देंगे, ऐसे रमेश मुस्कान यहाँ पर हैं। एक बार उनके आकार की तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। रमेश मुस्कान मुंबई से एक बहुत ही प्यारा कवि यहाँ पर आया है जो बहुत मीठा है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब उसे सुनता हूँ तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि जैसा शुरुआती दौर में पढ़ते समय मेरी आंख भीगती थी, अब तो कभी कभी भीगती हैं। सुनने वाले अच्छे हों, कलेजे से सुन ले तो भीग जाती है। उसकी हर रात आंख भीगती है, क्योंकि वो जो गा रहा है उसे जी रहा है, और जी रहा है उसे गा रहा है। एक समय कवि के, शायर के, कलाकार की जिंदगी में ऐसा आता है कि दुनिया उसके चारों तरफ चली जाती है। मैं आज इस प्रोग्राम में खड़े होकर हिंदुस्तान में सामाजिक मर्यादाओं के बाहर प्रेम का सबसे बड़ा कथानक लिखने वाले अमृता जी के साथी इमरोज जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जो कल दिवंगत हो गए हमारे बीच से। इमरोज साहब ने और अमृता प्रीतम ने पहली बार बताया कि दुनिया प्रेम के कोई भी डेफिनेशन दे, मोहब्बत कैसे की जाती है और कैसे जी जाती है। मैं कई बार सोचता हूं स्वयं के बारे में भी कि दुनिया चारों तरफ ज्यादा इकट्ठा हो गई है। शुरुआती कवि सम्मेलनों में जाते समय केवल ये जद्दोजहद होती थी कि गांधी आश्रम से खरीदा हुआ जो कुर्ता है इस पर प्रेस हो जाए,
अगर प्रेस ना भी हो तो जैसा पहनना का जीन्स के ऊपर वैसा पहनो। और अंदर से आवाज आती थी कि अरे कपड़े कौन देखेगा, कंटेंट लोग सुनेंगे। आज जब प्रोग्राम का बैकड्रॉप सेलेक्ट होते समय कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं, स्टाइलिस्ट कहती है कि सर ये वाला कपड़ा नहीं, ये वाला, रेड एफएम ने पीछे ब्लैक लगाया है तो आज ये वाला कपड़ा फोटो में अच्छा आएगा। जब गाड़ियां तय हो जाती है कि इस वाली गाड़ी में जाएंगे या उस वाली गाड़ी में जाएंगे, जब यात्राओं में सामान्य रेलों की जगह चार्टर आ गए हैं, जब मिलने वालों की संख्या तय कर दी गई है, कौन प्रशंसक आपके पीछे कितना पागल है इससे सेल्फी और फोटो तय नहीं होता, कौन प्रशंसक आयोजकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है इससे आपका फोटो तय होने लगा है, आपकी सेल्फी तय होने लगी है। ऐसे फर्जी वक्त में जब कोई असली शायर दिखता है तो मैं कहता हूं उसका नाम चंदन राय होता है, जो बंबई से आपके बेटा है। तो चंदन के पास, चंदन का नाम ही चंदन है। चंदन सल्वत्रो फरागामो की इत्र नहीं है, चंदन गुची की, प्राडा की, अलेक्जेंडर मकीन की, कोई मिस्टर व्लेस से खरीदी हुई 2 लाख की शीशी नहीं है। वो चंदन है, जंगल में है, महक रहा है इन उम्मीदों के साथ कि एक दिन कोई साधु आएगा और उसकी नीची गिरी हुई लकड़ियों को उठाकर पूजा में घिसने योग्य माथे का तिलक बना लेगा। ये आज की टीम है। मेरा नाम कुमार विश्वास है। आपको थोड़ी बहुत शर्म लिहाज हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। दिल्ली बड़ा प्यारा शहर है, इससे मेरी खट्टी मीठी दोनों तरह की यादें जुड़ी हुई हैं, आप सब जानते ही हैं। अलग अलग तरीके का काम। फेसबुक की मेमोरी में आज किसी ने मुझे भेजा, 8 साल पहले इसी दिन 23 दिसंबर को मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर लाठियां खा रहा था। चूंकि एक लड़की का बलात्कार हो गया था और देश जग नहीं रहा था। 14 साल हो गए, शायद 12 साल हो गए, 10 साल की तो सरकार होगी, उससे 2 साल पहले की बात थी, शायद मेरे ख्याल से 12 की बात थी, 2012 की बात थी। 4 दिन 5 दिन हो गए थे, मैं उस बच्ची को देख के आया था अस्पताल पहले दिन। उसने कुछ लिखा था, मैंने वो पढ़ा था। मुझे वो सोने नहीं दे रही थी लड़की रात को। मुझे लगता था कि कैसा देश है, सरकारें चुप हैं, गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, हालांकि वो तो परमानेंट ही चुप था, लेकिन इस पर भी चुप था। तो मैंने रात को लिख दिया फेसबुक पे गुस्से में आके कि मुझे पता नहीं आप आएंगे या नहीं आएंगे, कल मैं इस देश के सबसे बड़े आदमी के दरवाजे जा रहा हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं सुबह 11 बजे आपके दरवाजे पे आऊंगा, आपको इस बेटी के आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। मैं लिख के थोड़ा सोने की कोशिश की। सुबह जब मैं पहुंचा वहां 10:30-11 बजे, तो मैंने देखा कि रात भर में वो पोस्ट, उस जमाने में जब इतने वायरल नहीं होते थे और 30-35 मिलियन की फॉलोअरशिप नहीं थी, उस जमाने में वो 70-80 हजार टाइम शेयर हो चुका था फेसबुक पर। और राष्ट्रपति भवन के सामने लगभग 30-40 हजार युवा लड़के लड़कियां इकट्ठे थे। पुलिस का मानना था, दिल्ली पुलिस का, कि ये सारा उपद्रव मेरा किया हुआ है, इसलिए जब जब मौका मिला और जब जब कैमरे हटे, कई बार लाठीचार्ज भी हुआ। इसी दिल्ली में हमने आंदोलन किया है, कविताएं लिखी हैं। इश्क के दिनों में कनॉट प्लेस और जो बंगाली मार्केट है वहाँ गोलगप्पे खाए हैं। एक शेर इस दिल्ली के लिए पढ़ता हूँ और फिर इस कार्यक्रम को शुरू करता हूँ कि मीलों तक फैली दिल्ली का, मीलों तक फैली दिल्ली का ये भी एक तारुफ है, परिचय है। मीलों तक फैली दिल्ली का ये भी एक तारुफ है। कुछ अफसानों की कब्रें हैं, कुछ कब्रों के अफसाने हैं। तो जो लोग नोएडा रहते हैं, जो लोग गुड़गांव रहते हैं, जो लोग गाजियाबाद के बाहर के आउटर इलाकों में रहते हैं, उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि शहर की खुशबू क्या होती है। अगर शहर की खुशबू तलाशनी हो तो दिल्ली घूम कर आइए, और वो भी दलालों की नहीं, दिल वालों की, यानी कि पुरानी दिल्ली घूम के आइए। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, चूंकि बहुत मन से आप सुन रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप उस जगह आ गए जहां आपको सुनना चाहिए, जहां आपको महसूस करना चाहिए। जो नए लड़के लड़कियां आए हैं, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस जनरेशन के संधि बिंदु पर पैदा हुआ, उसके मीटिंग पॉइंट पर पैदा हुआ, जहां मैंने 80 का दशक देखा, 90 का दशक देखा, और अब एआई भी देख रहा हूं, जिसमें एआई को ही लड़की का नाम बोल दिया जाता है कि इसी के नाम की 2 पंक्ति लिख के दे दे, और वही उसके नाम की पंक्ति लिख के दे देती है कि तुम्हारे प्रेम में न दिन देख रहा हूं न दूरवा, मेरा जीवन तुम्हारे लिए है अपूर्वा।
और जिसने लिख के मांगी है उसे दूरवा पता नहीं कि दूरवा क्या होता है, लेकिन उन्होंने लिख के मांग लिया है, एआई ने लिख के दे दिया है। मैं उस जमाने में पैदा हुआ जहां छज्जे पर गुजरता हुआ एक आंचल अगर सेकंड के 100वें हिस्से के लिए दिख जाए तो 100 दिन गुलजार हो जाते थे और 200 गजलें तैयार हो जाती थी। हम उस वक्त में पैदा हो। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अनुभव नहीं पता। इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का एक उद्देश्य ये भी है कि आपको जिंदगी की आहटें पता चलें, आपको गीत पता चले, आपको उसका संगीत पता चले। यहाँ सुनने वालों में भी महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जिन्हें सुनने लोग आते हैं वो लोग सुनने आए हैं, मतलब ऐसे लोग जिनको लोग टिकट से सुनने जाते हैं। देश की इस वक्त की सबसे बड़ी पोइटस जो सब ज्यादा पैसे लेती है, सब ज्यादा पॉपुलर है, वो कविता तिवारी सुनने आई है आज। देखिए आप यहाँ पर बैठी हुई, आप सब जानते हैं कविता तिवारी को। उसकी कविताएं फिल्मों में भी हैं, भुज में भी इस्तेमाल हुई हैं, अजय देवगन की फिल्मों में, और बहुत पॉपुलर पोइटस है। लेकिन उसने कहा कि सर मैं सुनने के लिए आऊँगी। हमारा बड़ा अच्छा आलोचक और कवि और प्रोफेसर अनुपम प्रियदर्शी जो रामजस कॉलेज में पढ़ाते हैं वो भी यहाँ पर है। मतलब अच्छे सब लोग सुनने पढ़ने के लिए वाले आए हैं। ये हासिल है आज के प्रोग्राम का। तो मैं 4 पंक्तियों में सरस्वती की वंदना करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और आइए हम इस कार्यक्रम को उन 2 पंक्तियों पर तालियों के साथ शुरू करें कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो मोहब्बत है क्या? देखो प्रेम अलग अलग है। किसी गणित के विद्यार्थी से कहो कि 1 और 1 क्या होता है तो वो कहेगा 2। किसी नेताजी से कहो कि 1 और 1 क्या होता है तो वो कहेगा 11। किसी यार से कहो, इश्कबाज से कहो कि 1 और 1 क्या होता है तो कहता है 1, हम दोनों मिलकर 1 हो जाएं। और किसी फकीर से कहो 1 और 1 क्या होता है तो वो कहेगा 0, 0 हो जाना, समाप्त हो जाना। यानी कि संख्याएं वही हैं लेकिन उनकी व्याख्या अलग अलग है। तो मैं प्रेम के जिस कवि को बुला रहा हूं वो आपको उस रूमानी दुनिया में ले जाएगा जहां आप खुद को इश्क के दिनों में पुराने किले की घास पर बैठकर घास को तोड़ते हुए और जिंदगी के सपनों को जोड़ते हुए महसूस करेंगे। जहां आप महसूस करेंगे कि किसी पिक्चर हॉल में आपने फिल्म देखी है और सामने क्या चल रहा है वो अलग फिल्म है, और आप दोनों के कंधे एक दूसरे के पास हैं वो अलग फिल्म है, वो एक अलग कहानी है। तो इन्हीं एहसासों को कल्ब करते हुए, इकट्ठा करते हुए सबसे दूर से आए कवि को सबसे पहले बुला रहा हूं इस जमानत पर। इस भाई इसका पिछले साल का पेमेंट किया था कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कर लो बेटा, जहां जहां जो जो करना हो, मेरे कहने पे कर लो, कवि को मत मारना। हो गया? जिस कवि को बुला रहा हूं वो इश्क का कवि है कि गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट से, सुनो दिल्ली वालों, कि गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट से ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया। हमें किसी से मोहब्बत नहीं मगर है दोस्त, न जाने क्या हुआ दिले बेकरार भराया। एक वक्त आता है जब आप जगजीत सिंह की गजलें सुन के रोने लगते हैं, एक वक्त आता है जब आप रफ़ी साहब के स्वर में स्वर मिलाते हैं। उसी वक्त को दोहराने के लिए माया नगरी मुंबई से एक शायर आया है, लेकिन इसको आप कैसा सुनोगे इस पे मैं तय करूंगा कि जो डिनर मेरे लिए प्रपोज्ड है रात को, उसमें मुझे जल्दी से पहुंच जाना है या आपको अंदर तक संतृप्त करने के बाद पहुंचना है। इसलिए चंदन राय को जरा डूब के सुनिए, झूम के सुनिएगा, क्योंकि बीज बनने के लिए फूल को झरना होगा, बीज बनने के लिए फूल को झरना होगा, जन्म लेने के लिए जिस्म को मरना होगा, और चाहते हो एक गीत रचना तो दर्द की राह से 100 बार गुजरना होगा। आपको तो लगता है कि गीत है, आपको तो लगता है कि कविता है, लेकिन कहने वाला अपने कलेजे को पूरा उड़ेल देता है। इन्हीं जमानतों के साथ एक बार मंच और आखिर तक दोनों, जितने हजारों लोग इस हॉल में हैं, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें चंदन राय। इसको थोड़ा सा मेरे साइज का कर दीजिए। बहुत ऊपर है भैया, हाथ में ले लो क्या, हाथ में ले लो क्या इसको।
बहुत शुक्रिया कुशल। भैया पीछे बैठे हैं, उनका आदेश है। प्रेम और इश्क की उन्होंने बात की कि प्रेम का कवि हूं, वहीं से बात शुरू करूंगा आपके सामने। कि मोहब्बत में है कितने गम, ये हम बतला नहीं सकते। मोहब्बत में है कितने गम, ये हम बतला नहीं सकते। ये होती भी उसी से है जिसे हम पा नहीं सकते। बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रेम के पास क्या होता है, प्रेम के पास शिकायतें होती हैं, शिकवा, यही सब होता है। वहीं से बात शुरू करता हूं। स्वागत है चंदन। इस हाल में इतने लोग बैठे हुए हैं, आसपास ही कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बगल वाला व्यक्ति किस हाल में जी रहा है ये आपको नहीं पता होगा। आहा, क्या बात है, वाह। जीवन से चाहे बहुत अमीर लोग बैठे हों, चाहे थोड़े मीडियम क्लास के लोग बैठे हों, जीवन से एक शिकायत सबको होती है। वहीं से अपनी कविता को शुरू करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है चंदन। या तो हंसने दे या तो रोने दे, क्या बात है। देख सुनने वाले, देख मेरी दिल्ली के, आहा लाइन। या तो हंसने दे या तो रोने दे, या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। आहा, या तो हंसने दे या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। और जिंदगी इस तरह से मत उलझा, जिंदगी इस तरह से मत उलझा। तू किसी एक का तो होने दे, तू किसी एक का तो होने दे। जिंदगी इस तरह से मत उलझा। तू किसी एक का तो होने दे, या तो हंसने दे या तो रोने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बच्चे। यहीं से बस ऐसा ही प्यार बना के रखिएगा, वरना कुमार भैया के सामने कौन बोल पाता है बहुत ज़्यादा। आप समझते होंगे वो पीछे बैठा हुआ है। स्वागत है। तो आपकी तालियां हमें हिम्मत देंगे, सुनिएगा। स्वागत है। तमाम युवा बैठे हुए हैं, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो आपको छोड़ के गया होगा। तो प्रेम का कवि हूं तो वो भी बात आपके सामने कह देता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। इस तरह से बदल के मत जाओ। क्या मीठा है ये, वाह। आहा, इस तरह से इस तरह से बदल के मत जाओ। यूं अचानक निकल के मत जाओ। अब लाएगा देखना। इस तरह से बदल के मत जाओ।
यूं अचानक निकल के मत जाओ। और मैंने कदमों में दिल बिछाया है। हाय 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 वाह वाह। मैंने कदमों में दिल बिछाया है। चल के जाओ कुचल के मत जाओ। क्या लगाया है, वाह। आहा आहा, क्या चल। मैंने कदमों में क्या लगाया है, चल कुचल। दिल बिछाया है। चल के जाओ। चल के जाओ कुचल के मत जाओ। आहा चंदन क्या। यूं अचानक निकल के मत जाओ। वाह बेटे वाह। और एक मुक्तक आपको और सुनाता हूँ, फिर उसके बाद गीत सुनाऊंगा, सुनिएगा। हाँ चंदन। कि कोई हमसा न दीवाना होगा, कोई हमसा न दीवाना होगा, न दीवाना होगा। फिर तुम्हें लौट के आना होगा। सादा और प्यारा। कोई हमसा न दीवाना होगा। क्या मीठा गाता है भाई बच्चा ये। फिर तुम्हें लौट के आना होगा। वाह। और जिस नए की तलाश है तुमको, जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। हाय हाय। जिस नए की तलाश है तुमको, वो भी एक रोज पुराना होगा। फिर तुम्हें लौट के आना होगा। भाई वाह चंदन। भैया थोड़ा सॉफ्ट कर दीजिए, खींच रहा। हाँ हाँ, वो भी एक दिन तो पुराना होगा। बहुत अच्छे बेटा, गीत सुना। थोड़ा सा सॉफ्ट कर दीजिए, खींच रहा है काफी। यही प्यार और यही आशीर्वाद बना के रखिए। मैं एक मुक्तक और सुनाता हूं आपको, फिर उसके बाद एक गीत सुनाऊंगा। और ये मुक्तक थोड़ा सा दूसरे धुन में है, मैं सुनाता हूं आपको। उसके पहले एक शेर सुन लीजिए। तमाम लड़कियां बहुत बैठी हैं यहाँ पे। हमारी छोटी बहन कविता भी बैठी है, कविता तिवारी। एक बार जोरदार तालियां कविता के लिए बजाइए, जिसने और लड़कियां बहुत बैठी हैं यहाँ पे, तो वहीं से सुनिएगा एक मुक्तक। उसके बाद फिर एक गीत सुनाऊंगा आपको। हाँ बेटा सुनाइए। कि वो तेरे साथ चल भी सकता है, वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। वो तेरे साथ चल भी सकता है, तुझसे आगे निकल भी सकता है। और प्यार करना यकीन मत करना, आदमी है बदल भी सकता है। बहुत प्यार करना यकीन मत करना, आदमी है बदल भी सकता है। और मैं चूंकि प्रेम और मोहब्बत का कवि हूं, तो 4 पंक्तियां और सुनिए, उसके बाद भैया हाँ बेटा गीत। जल्दी से वो गीत सुनाऊंगा जिसके लिए आपने कहा। स्वागत है बेटा, पढ़िए। कि हाल दिल उनसे मेरा
मुझको ही कहने दीजिए हाल दिल, उनसे उनसे मेरा, मुझको ही कहने दीजिए। मुझको ही कहने दीजिए। सुनिएगा कि हाल दिल उनसे मेरा, मुझको ही कहने दीजिए। हाल दिल उनसे मेरा, मुझको ही कहने दीजिए। आप जाने क्या कहेंगे, आप जाने क्या कहेंगे, आप रहने दीजिए। आप जाने क्या कहेंगे, आप रहने दीजिए। आप रहने दीजिए। और लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में। मैं मोहब्बत हूँ मेरी आँखों को बहने दीजिए। मैं मोहब्बत हूँ मेरी आँखों को बहने दीजिए। आप जाने क्या कहेंगे, आप रहने दीजिए। क्या बात है चंदन, बहुत अच्छा। गीत सुना दो एक बार, जोरदार तालियां चंदन के लिए बजा दीजिए। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रेड एफएम के लोग आज तक मैं बजाता आ रहा था, बजाते रहो, आज आप बजा रहे हो, इससे बढ़ के खुशी की बात क्या हो सकती है। चलिए गीत सुनाता हूँ। स्वाभिमान का गीत है, भैया का आदेश है। बहुत सुंदर गीत है। और गीत को अगर आप दूसरी पंक्ति से उठा लोगे तो मुझे बहुत साहस मिलेगा, और मुझे साहस मिलेगा तो मैं आपको दुगनी ऊर्जा से सुनाऊंगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। सुनिएगा। एक छोटी सी मैं बात पहले कह दूं आपसे। दो तरह के रिश्तेदार आपके यहाँ खाना खाने आते हैं। एक तो वो जो डाइनिंग टेबल पे लपक लपक के उठाते हैं, भाभी जी ये वाली चटनी बहुत अच्छी बनाई, जरा दीजिएगा, है ना, और सलाद जरा इधर पास करना, भाई साहब ये थोड़ा और दिलवाइए। एक तो वो रिश्तेदार होते हैं। एक रिश्तेदार वो होते हैं जो भूखे बहुत होते हैं, लेकिन उनमें अना और खुददारी इतनी होती है कि अगर 2 रोटी के बाद आप भूल गए तो वो भी अपनी भूख भूल जाते हैं। तो हम लोग उन रिश्तेदारों में हैं जो आपकी छाती पे चढ़ के ले लेंगे आपसे दाद, है ना। लेकिन भैया ये उन रिश्तेदारों में है जिसको आपको खुद को ही कहना पड़ेगा कि जरा एक और, जरा एक और। तो अपना तालियां और वाह जब करें तो चंदन बड़ा नाजुक सा प्यारा सा बच्चा है, इश्क में 15-20 बार इसने मात खाई है, तो थोड़ा इसी तरह संभाल के पढ़िए। एक बार तालियां बजाए। हाँ बेटा जरा झूम के पढ़ा। हाँ आजा आजा। चलिए वो गीत सुनाता हूँ। गीत को दूसरी पंक्ति से आप उठा लीजिएगा। क्या गीत है बेटा, पढ़। वाह, मैं तो सुनने ही आया हूँ तुझे आज। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, गुदगुदा के हंसाना नहीं
चाहता जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और पहला बंदा आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। क्या खुददारी है, वाह। एक ही रोग होता तो करता दवा। हाय हाय, वाह मेरे लाल, क्या बात है। एक ही रोग होता तो करता दवा, क्या करूं मैं दवा जब कई रोग हैं। एक ही रोग होता तो करता दवा, क्या करूं मैं दवा जब कई रोग हैं। और साथ में चलने वाला तो कोई नहीं, और मशवरे देने वाले बहुत लोग हैं। साथ में चलने वाला तो कोई नहीं, मशवरे देने वाले बहुत लोग हैं। दिल जलाना नहीं चाहता, इसलिए दिल जलाना नहीं चाहता, इसलिए दिल किसी से लगाना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और अगला बंद सुनिएगा, क्या बढ़िया लिखता है ये। यदि न दर्शन मिले, अद्भुत छंद है ये। शांति के धाम का, हाय 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 हाय। यदि न दर्शन मिले, शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। यदि न दर्शन मिले शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का। और चाहे शस्त्रों से हो, चाहे बिन शस्त्र के, हाँ, चाहे शस्त्रों से हो, चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। चाहे शस्त्रों से हो, चाहे शस्त्रों से हो, चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का। जीतना चाहता हूँ सभी से, मगर अद्भुत पंक्ति है बेटा। जीतना चाहता हूँ सभी से, मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता। जीतना चाहता हूँ सभी से, मगर जीतना चाहता हूँ सभी से, मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और मैंने चूंकि शुरू में आपसे कहा कि ये गीत स्वाभिमान का है, ये पंक्ति बहुत ध्यान से सुनने का निवेदन करता हूं कि भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा। क्या पढ़ रहा है भाई, वाह। भावनाओं को परिणाम मिल जाएगा, और रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, और मेरी चोटों को होठों से छू दो। क्या बात है, वाह।
मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा। मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा। बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, बाद मरने के चंदन जो मुझको मिले, स्वर्ग ऐसा मैं पाना नहीं चाहता जो मेरे पास आना। वाह चंदन वाह। नहीं चाहता मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और दो बंद इस गीत के और बचे हैं, अद्भुत है। वो सुनाता हूं, उसके बाद फिर अपना स्थान लूंगा। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मैं बहुत बधाई बहुत धन्यवाद देता हूं इतने खूबसूरत कार्यक्रम। क्या बात है, क्या पढ़ रहे हो बेटा, वाह। मैंने कहा स्वाभिमान का गीत है। आजकल घुटने के बल पे गुलाब देते हैं लोग, तमाम लड़के बैठे हैं। सीधा सुनिए मैं जो सुना रहा हूं कि मन की बातों को होठों पे ला दीजिए, मन की बातों को होठों पे ला दीजिए। चाहता हूँ मैं सुनना सुना दीजिए, मन की बातों को होठों पे ला दीजिए। चाहता हूँ मैं सुनना, चाहता हूँ मैं सुनना सुना दीजिए। और प्यार करते हैं गर तो जता दीजिए। हाँ स्वाभिमान देखिएगा कि प्यार करते हैं गर तो जता दीजिए। प्यार ना हो तो वो भी बता दीजिए। प्यार करते हैं गर तो जता दीजिए। प्यार ना हो तो वो भी बता दीजिए। हार को जीत को प्रेम के गीत को, हार को जीत को क्या पद में प्रेम के गीत को मैं अकेला ही गाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, वाह बेटे वाह। मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और इस गीत का अंतिम बंद सुना के अपना स्थान लूंगा। निवेदन करता हूं, इतना प्यार आपने रोक के रखा, उस प्यार और आशीर्वाद के साथ आप मुझे विदा कीजिएगा। पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत है चंदन। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। अब दीवानों की तादाद कम हो गई। वाह। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। अब दीवानों की तादाद कम, अब दीवानों की तादाद कम हो गई। और दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई। दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई। एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, कोई दुल्हन बनाना नहीं चाहता। जो वाह, जोरदार तालियां।
क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। इसे जादू कहते हैं, इसे जादू कहते हैं जो चंदन ने यहाँ महसूस कराया। मुझे याद है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसके महोत्सव में मैं जा रहा था पीछे की तरफ से, जहाँ हम लोगों के लिए एक टेंट बनता है आर्टिस्ट के लिए। वहाँ एक हमारे कवि हैं बम्बई के, उन्होंने मुझसे कहा भैया इस बच्चे को सुनिए, ये आपका बड़ा फ़ैन है। तो मुझे लगा ऐसी बहुत लोग कविता सुनाते होंगे। इसने एक पंक्ति मुझे सुनाई, मैं नदिया की धारा हूँ, और मुझे चलते चलते सुनाई। और मैंने ये कहा कि बीज तो है, बस खाद लग जाए और पानी लग जाए तो इस पेड़ के नीचे बहुत सारे दिल सुकून पाएंगे। आज ये बीज दिल्ली के इस महफिल में लगाया गया, और आपकी तालियों का खाद अगर पड़ गया है तो बेशक इस कवि कलेक्टिव की जो सबसे खूबसूरत बात होती है रेड एफएम के शो की, कि यहाँ पूरे साल एक सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, इनको बुलाएं कि इनको बुलाएं। ऐसा कुछ नहीं कि बाकी लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस महफिल के लिए कौन अच्छे लोग होंगे, किनको सुना जाएगा, ये आपने सिद्ध किया। मैं अब जिस कवि को बुला रहा हूँ वो बिल्कुल अलग रस का है। ये रोती हुई आंखों का कवि है, वो हंसते हुए होठों का कवि, लेकिन इन दोनों में अंतर है। हंसती हुई आंखें भी और रोते हुए होठ भी, और रोती हुई आंखें और हंसते हुए होठ भी, दोनों ही जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। ठहाका भी बहुत जरूरी है। मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो गाकर अपने अपने ह्यूमर की बात पढ़ता है, अपने ठहाके की बात पढ़ता है। चंदन ने जो माहौल बना दिया है, इसे तोड़ना अब किसी भी कवि के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसने जिस तरह का माहौल बनाया है यहाँ पर, मैं खुद जब ये पढ़ रहा था तो मैं थ्रिल था। और अभी मुझे याद है मैं पिछले दिनों भीलवाड़ा में अपने अपने श्याम कर रहा था, तो मैंने इसकी एक पंक्ति वहाँ कोट भी की थी। अगले साल में कभी ना कभी उसे ज़रूर सुनवाऊंगा आपसे, कि कृष्ण मुझसे मिलेंगे तो पूछूंगा ये, राधिका से वो मिलने को आए नहीं, आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। ये इसी की लाइन है, मेरे को दिमाग में आई और मैंने पढ़ा। तो ये मुंबई में रह के अपनी संवेदना बचाए हुए है, लेकिन लय में, मुक्तक में, तुकांत के साथ हास्य की बात भी की जा सकती है। हमारे एक शायर थे दिलावर फिगार, हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पाकिस्तान चले गए थे। वो शायर बहुत अच्छे थे, लेकिन बात ऐसी कहते थे कि मजाक हो जाती थी, लोग हंसने लगते थे। उनको एक बार मस्जिद गए होंगे तो बड़े खुश लौटे, और एक दिन बड़े उदास लौटे। तो किसी ने कहा कि आप पिछले जुम्मे गए थे तो बड़े खुश लौटे और आज बड़े उदास लौटे। तो उन्होंने शेर कहा कि जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर, हुए मस्जिद से गुम जूते हमारे, जहां से पाए थे खोए वहीं पर। तो उनका आखिरी मिसरा जो था वो बड़ा अद्भुत था। उनके लड़के जो साहबजादे थे वो थोड़ा शौकीन आदमी थे और वहाँ जायज भी था, तो उन्होंने दूसरी तीसरी शादी जब की तो अपने वालिद से दिलावर फिगार साहब से पूछा कि साहब मैं शादी कर लूँ। तो दिलावर पहले तो चुप रहे, फिर पुर्जा लिख के उसके हाथ में देके चले गए। लड़का इंजीनियर था, उसने शेर पढ़ा कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, वो वालिद थे, तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा खुश हूं मैं, अच्छा है जौके शौहरी, मतलब दूल्हा बनने का शौक। तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा खुश हूं मैं, अच्छा है जौके शौहरी ठंडा न हो, हाँ मगर इस उम्र में ये मशवरा दूंगा तुम्हें, चाहे जितनी मुर्गियां पालो मगर अंडा ना हो। तो कई कवि ऐसे होते हैं जिनकी आखिरी लाइन बहुत मजेदार होती है। कुशल कुशवाहा ठाके का कवि है, गाकर पढ़ता है और गा के कही हुई बातों का इस देश में बुरा नहीं माना जाता है। वैसे भी इन दिनों तो किसी बात का बुरा नहीं माना जा रहा है। दोनों तरफ के लोगों का अपना रोना पीटना है। वो रो रहे हैं कि हमारे 100 निकाल दिए, वो कह रहे हैं मिमिक्री क्यों कर दी, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसे में बेबाक तरीके से पॉलिटिकल जो टॉन्ट्स हैं वो उन्हें भी करेगा। आप हो सकता है किसी एक पार्टी के सोचने वाले हों, और यहाँ तो कई प्रकार की संभावनाएं हैं दिल्ली में तो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो शायर है, कवियों से कहने का अधिकार है। कुशलता पूर्वक अपनी बात करने के लिए कुशल कुशलेंद्र आपके बीच है। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। तालियां थोड़ी कम थी, बच्चा उत्साह में आना चाहिए। हाँ भैया खींच लो फोटो।
फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर कुशल कुशलेंद्र नीचे आलिया भट्ट, ये भी चल रहा है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। 10-5 तो ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने ही आए हों। सभी से निवेदन है थोड़ा आनंद में आ जाओ। चंदन भैया ने बहुत प्रेम प्यार की बात की। ये उन्होंने कहा शादीशुदा हो, मैंने कहा नहीं। बोले हम कुंवारों को कमरा नहीं देते। मैंने जो अगली बात दिल्ली वाले से कही, अगर आपको लगे कि उत्तर प्रदेश वाले ने सही बात कही हो तो मेरे लिए तालियां बजाना। मैंने कहा दिल्ली वालों, रिस्क लेना तो हमसे सीखो, हमने बैचलर बाबा को पूरा उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो हमारी तो अलग ही बात है। नहीं, मैं सच बता रहा हूं। तुरंत जो दिल्ली वाले ने जवाब दिया उस पे आपकी तालियां आनी चाहिए पीछे तक जितने लोग बैठे हैं। मैं सच बता रहा हूं, दिल्ली वाले ने कहा रिस्क लेने में हम आपसे आगे हैं। पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं कि वो समस्या का समाधान करें। हमने मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया क्योंकि वो खुद ही समस्या है। तालियां जोरदार वाली बजा दो एक बार मेरे लिए। हाँ, ये प्रेम प्यार की बात कर रहे थे, मैं सच बता रहा हूं बाबूजी। भाई साहब आप समझदार आदमी लग रहे हो, मैं सच बता रहा हूं। नहीं, 2-4 समझदार तो मुझे भी दिख रहे हैं। ये 10-5 जा रहे हैं, इनकी हालत वही होगी, अपनी प्रेमिका के पास ही जा रहे हैं। इन्हें पता चल गया कि अब सही टाइम सीपी में घूमने का हो गया है। मुझे देख के सीटी मत मारो, मैं सुंदर जरूर हूं पर लक्षण राहुल गांधी के नहीं है। मैं सच बता रहा हूं। हाँ, पुरुषों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ये बात कर रहे थे प्रेम प्यार की, मेरी स्थिति सच में बिल्कुल अलग है। मैं तो सच बता रहा हूं सर, आप समझोगे इस बात को, शायद आप थोड़ा अच्छे से बैठे हो। मैं सच बता रहा हूं, मेरी स्थिति प्रेम में वही है जो देश में कांग्रेस की है। ये अपनी प्रेमिका की बता रहे थे, मैं अपनी की बता रहा हूं, आपको आनंद आएगा। कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, समझना, अपनी वो वाली याद कर लेना। कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां रेड एफएम के इस सेतु के लिए बजाइए जो उन्होंने आपको मेरे पूज्य गुरुवर और हिंदुस्तान में हिंदी कविता के सबसे बड़े स्टार, और या यूं कहूं कि दुनिया में कविता के सबसे बड़े स्टार डॉक्टर कुमार विश्वास जी से जोड़ने के लिए बनाया। तालियां कम है, एक बार बड़ी तालियां रेड एफएम के लिए बजाइए। और मैं सच बता रहा हूं, ये मेरे सपने का मंच है। मैंने 1 वर्ष पहले जो स्वप्न देखा था कि मैं भी शायद द कवि कलेक्टिव में जाऊं, और मैं जानता हूं कि हजारों लोग पिछले 1 वर्ष में इस कार्यक्रम को जो लोकप्रियता मिली है, जो शिखर मिला है, उसके पीछे रेड एफएम के प्रयास हैं और मेरे पूज्य गुरुवर के शब्दों का जादू है। तालियां एक बार बड़ी बजा दीजिए। मैं शुरू हो रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ये अपने प्रेम की बता रहे थे, मैं अपना प्रेम की बता रहा हूं, सुनना भैया। हाँ, फोटो खींचो, मेरा ही खींचते रहोगे, लोगों का भी खींचो। भाजपाई हो क्या? वहां यही होता है कि जिधर मोदी जी हैं सारे कैमरे वहीं हैं। मैं अपनी बता रहा हूं, सुनना, निवेदन कर रहा हूं। प्रेम की स्थिति कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। चौथी पंक्ति पे आनंद आएगा उसका। मैं तो अलग ही आदमी, मैंने कहा चीट के बदले चीट कर डाला, उसके जैसा रिपीट कर डाला। चंदन भैया सुनना, हाँ, चीट, अलग तरीके से बात करते हैं हम दिल्ली वाले। हाँ, कि उसके जैसा रिपीट कर डाला, चीट के बदले चीट कर डाला। फोन में सेव तो रखा नंबर, उसको दिल से डिलीट कर डाला। हाँ, कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी, लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बाबा जी ने 70 साल की उम्र में ताली बजाई। बाबूजी आपको प्रणाम है, आपकी तो कई विधायक बन गई होंगी अब तक। हमारी तो एक भी नहीं बन पा रही, आपकी तो 7-8 बन भी गई हो सकता है दिल्ली में ही बन गई। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं, अपनी स्थिति पढ़ रहा हूं, आनंद लेना। हाँ बेटा। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, देखना कैसे आ रही है। हाँ, कि मैंने न बुलाया था अपने आप, मुझे ऑफर आया। चंदन भैया मैंने आप ही की तरह प्रेम के गीत पढ़े, मुझे ऑफर आ गया, प्रपोज कर दिया गया। अब समझदारी की बात करी मैंने, क्योंकि मैं पढ़ा दिल्ली से हूं। मैंने कहा कि नया अपना दीवाना चाहती हो
पुराने को भुलाना चाहती हो, नया अपना दीवाना चाहती हो। चौथी पे आनंद आए तो सूचित करना कि नया अपना दीवाना चाहती हो, पुराने को भुलाना चाहती हो, मुझे मालूम है अपना बनाकर मुझे चूना लगाना चाहती हो। हम तो ऐसे बात कहते हैं कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। ताली बजाओ मिल के सारे जोर, सबको बजानी है, जो पीछे वाले लोग हैं उनको भी। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। और दिल्ली में तो स्थिति और खराब है। मेरी कैसे कटी मैं आपको बता रहा हूं कि, और अभी तक भी ऐसी कट रही है कि कटती है जिंदगी यूं फजीते की तरह से, मैं पक के गिर पड़ा हूं पपीते की तरह से। कटती है जिंदगी यूं फजीते की तरह से, मैं पक के गिर पड़ा हूं पपीते की तरह से। पापा ने तुम्हारे मुझे हिरन बना दिया, पीछे पड़े हुए हैं वो चीते की तरह से। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। उन पापाओं ने भी तालियां बजाई जो रोज चीते की तरह पीछा करते हैं आशिक का। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं। मैंने बता दिया वहां पे बुलडोजर बाबा आ जाते हैं। हमने उत्तर प्रदेश उनको इसीलिए दिया कि वो कुछ कुमारों की सुनेंगे, बैचलर हैं, बैचलर का ध्यान रखेंगे। उन्होंने हमारी क्या हालत की मैं 4 पंक्तियों से बता रहा हूं। स्वागत है। जो हालत होगी सच बता रहा हूं सर, सुनना। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। चौथी पे तैयार रहना, ठाकों के साथ ताली भी आए। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। यही मस्ती रखनी है आपको। बहुत आभार, बहुत मन दे रहे हैं आप, बहुत आभार आपका। मैं सच बता रहा हूँ, स्थिति आजकल तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। गुरुजी बता रहे थे राजनीति से हाथ से पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल। बोले पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी हमारे गृह मंत्री जी ने। मुझे भी पता चला, मैंने कहा गृह मंत्री जी से, मैंने कहा जी आपने सीटें आरक्षित कर दी, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। बोले कैसे? मैंने एक उदाहरण से समझाया, अगर आपको समझ में आएगा तो आनंद आएगा। मैंने कहा जी पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी का नाम नवाज शरीफ है, उसके पास 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे 9,000 करोड़ तो विजय माल्या उधार लेके भाग गया। हमारी स्थिति बिल्कुल अलग चल रही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। और वक्त तो बदला है। लोग कहते हैं क्या बदलाव आया, क्या बदलाव आया। दिल्ली एनसीआर के एक लड़के ने बड़ा बदलाव लेके आया है वो। मैं सच बता रहा हूं, यहां से वहां तक जो लोग समझेंगे, सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, सब जगह से जुड़े होंगे, तो उनका आनंद आएगा। बड़ा बदलाव आया है, समय बदल गया। एक वो वक्त था, एक वो समय था जब सचिन तेंदुलकर बॉल से बैट को मार के सीमा के पार भेज दिया करते थे। आधे ही लोगों की समझ में आई अभी। अगली बात पे पूरी तालियां चाहिए। एक ये वक्त है, ये मोदी जी का राज है। इसमें एक ऐसा भी सचिन है जो सीमा पार से सीमा को ही ले आया। तालियां जोरदार वाली बजाओ। दिन देखते ही देखते अच्छे भी ले आया, झूठों के साथ साथ में सच्चे भी ले आया। अगर लगे कि हिंदुस्तानी आदमी ने काम बड़ा कर दिया तो तालियां देना। दिन देखते ही देखते सच्चे भी अच्छे भी ले आया, झूठों के साथ साथ में सच्चे भी ले आया। लप्पू से इंडियन का हुनर देख लीजिए, लप्पू से सचिन का हुनर ये देख लीजिए। बीवी के साथ साथ में बच्चे भी ले आया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। बहुत मन दे रहे आप लोग, बहुत मन से सुन रहे, बहुत आभार आपका। मैं सच बता रहा हूं, लोग आजकल बहुत परेशान है मोदी जी से, विपक्षी भी बहुत परेशान है। गुरुजी बता रहे थे, जब रेड एफएम की टीम कवियों का सिलेक्शन करती है तो बहुत सोचती है, विचारती है, करती है। मैं भी सच बता रहा हूं, जो स्थान राजनीति में मोदी जी का है
वही स्थान हिंदी साहित्य में मेरे गुरुवर डॉक्टर कुमार विश्वास जी का है। और अगली टिप्पणी अगर सही करूं और जो लोग वर्तमान में टीवी चैनल्स को देख रहे हैं उनकी तालियां उठें। मैं आज रेड एफएम के इस दा कवि कलेक्टिव में ऐसे ही आया हूं जैसे राजस्थान में भजन लाल। तालियां जोरदार वाली बजाओ मेरे लिए यार। बहुत अच्छा था। कोई पता नहीं किसी को। सच में अच्छा लाया, ये अच्छा लाया। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं आपके आनंद के लिए। विपक्षी परेशान है भाई साहब के मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं। आज फ्रांस में हैं, कभी जापान में हैं, कभी कहीं हैं। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा आप टेंशन नहीं लेते, पाकिस्तान की टेंशन नहीं लेते? बोले उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा आप चीन की भी नहीं लेते? बोले चीन की टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे मेरा बचपन का रिश्ता है। अब मोदी जी ने अगर रिश्ता मुझे सही बताया हो तो आपकी तालियां मोदी जी के लिए उठनी चाहिए। मैंने कहा जी आपका बचपन से चीनी से क्या रिश्ता है? बोले जब मैं चाय की दुकान पर था तो मेरे पिता कहा करते थे, बोले बेटा नरेंद्र जाओ और 4 किलो चीनी लेकर के आओ। ये रिश्ता। और बोले वो शी जिनपिंग ऐसे मान नहीं रहा था, मैंने उसे प्यार से समझाया। अगली बात जो मोदी जी ने कही उस पर एक एक व्यक्ति की तालियां उठनी चाहिए। अगली बात जो मोदी जी ने कही, बोले शी जिनपिंग बार बार भारत में घुसने से बाज आ जाओ, मान जाओ, क्योंकि जितनी तुम्हारी आंखें खुलती हैं ना उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। अच्छा है। तालियां जोरदार वाली बजाओ एक बार यार। बंद हो। ये अच्छा था। उतनी तो बंद करके सोता। बहुत आभार आपका। अच्छा था। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं। सब लोग परेशान हैं, मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं। रेड एफएम के द कवि कलेक्टिव में 4 पंक्तियां आपने आज तक नहीं सुनी होंगी कभी। उन पंक्तियों को इसलिए सुनिए क्योंकि वो मैं ही निकाल के लाया हूं। किसी को नहीं पता, सबको पता है मोदी जी फ्रांस में, जापान में, मीडिया के तमाम बड़े लोग बैठे हैं। किसी को नहीं पता। मुझे पता है कि मोदी जी एक जगह ऐसी है जहां आज तक नहीं गए। अच्छा। किसी ने भी नहीं सुना होगा। 4 पंक्तियां सुनना, आनंद आ जाएगा। और पहले नहीं सुनाओ तो एक बार मन से आशीर्वाद देना, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। बहुत बहुत आभार। मेरी बड़ी दीदी कविता तिवारी जी बैठी है, उनको विशेष प्रणाम, उनका आशीर्वाद मिला, बहुत मन दे रही हूँ। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको आपके मन के लिए। और इन पंक्तियों को जो समझे उसका मन से ही आशीर्वाद मिले। इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। निवेदन कर रहा हूं बेटा कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया। 3 प्रदेश का चुनावों का परिणाम और मेरी ये 4 पंक्तियां, जो समझे सिर्फ उसका मन मिले, आशीर्वाद मिले। निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ करके 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। बहुत बहुत आभार। मैं बहुत आभार आपका। मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूं। बहुत यही है, यही जो इतनी बात सुन पे चीख रहे हैं ना, यही 300 प्लस दिलवाते हैं। मैं सच बता रहा हूं। गुरुजी बता रहे थे मैं कुंवारा भी हूं। चंदन भैया की पंक्तियां मुझे दर्द दे रही थी जब मैं वहां बैठा था। मैं सच बता रहा हूं, कुंवारे होने में मेरी लोग आके पूछते हैं, जितने भी हमारे बड़े लोग बैठे हैं, जब मेरे घर रिश्ते वाले आते हैं तो पूछते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। अब मैं उनको पहले बता था मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वकील भी हूं, मैं ये भी हूं। अब मुझे बातें घुमानी पड़ती हैं। अगर मैंने वर्तमान की सबसे बड़ी हैसियत बताई हो, अभी एक शादी वाले आए दीदी मेरे अभी 1 महीने पहले ही घर पे, बोले तुम्हारी हैसियत क्या है। मैंने कहा मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। उसने मेरी शादी फिर भी नहीं करी। बोले इससे कुछ नहीं होता, हर कोई मोहन यादव थोड़ी बनता है। मैंने 4 पंक्तियां जो सुनाई, आपको मन मिले, आपका आशीर्वाद मिले तो मैं फिर अपना स्थान लूं। निवेदन कर रहा हूं। मैंने जो अपनी हैसियत अपने शादी वालों को बताई और जितने लोग बताई, में आपको यह भी नहीं पता होगा कि आपकी भी हैसियत है। अलग से जोड़ लेना अपनी हैसियत में ये भी कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं,
वो भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। पूछी किसी ने हैसियत तो मैंने ये कहा, मेरे 15 लाख मोदी जी के पास पड़े हैं। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। अभी इस देश में चीते आ गए गुरुजी, आपको तो पता है, आखिरी वक्त करके। हाँ बेटा, अभी इस देश में चीते आ गए, सब परेशान, पूरा देश परेशान कि चीते क्यों आए। 70 साल बाद चीते आ गए। किसी को नहीं पता था कि चीते क्यों आए हैं, ये मैंने बताया। और क्या क्या, वाह, कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजाना। हाँ बेटे, भाई वाह। साहब पैसे खुले मैं कर दूंगा, आप बैठो। हाँ मैं समझ गया, आप घूम रहे हो, इसका मतलब आपने टिकट नहीं लिया है। जिसने टिकट लिया वो उनसे वसूल रहा है अपने। चार पंक्तियां और सुना रहा हूं। चीते आए सबको पता है, लेकिन चीते क्यों आए मैं बता रहा हूं। कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। अपनी ही, चौथी पे तैयार है ना, अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं। बहुत आभार, बहुत बहुत। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। ये है कुशल कुशलेंद्र। और देखिए, इसी को कहते हैं कि यही बात अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बोले तो भाजपा वाला चिल्लाने लगता है। टीवी पे इस पे बहस हो जाए, अगर कांग्रेस का प्रवक्ता ये कह दे कि मोदी जी के घर में शेर नहीं होती तो चीता नहीं लाते, तो झगड़ा हो जाए। लेकिन वो बात उपहास में कही जाती है और ये बात परिहास में कही गई है, इसलिए सुन ली गई है। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बहुत अच्छा। इस प्रोग्राम में बस एक दिक्कत है, इस कवि सम्मेलन में, कवि कलेक्टिव में, हर बार होती है, पिछली साल से जब से मैं कर रहा हूं, ये मुश्किल हो जाता है कि पहले वाला ज्यादा अच्छा था कि अगला वाला ज्यादा अच्छा है। जब चंदन ने पढ़ा तो आप चंदन में डूबे हुए थे, जब कुशल ने पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि इस प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। और अब मैं जिसे बुला रहा हूं उसे सुनकर आपको लगेगा कि अरे वाह, हमारे घर आंगन में भी कविता है। मैं ये मानता हूं कि मैंने बड़ा टूट के इश्क किया, इश्क में असफलता असफलताएं दोनों देखी, संघर्ष देखा लाइफ का, उसे गाने की कोशिश की। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे स्मरण नहीं पीछे आखिरी बार कब किसी कवि को माता सरस्वती ने इतना प्रेम दिया कि इतनी कृपा जो मुझ पे बरसाई, जिसके योग्य भी मैं नहीं हूं, लेकिन अद्भुत कृपा बरसाई, पूरे विश्व में पहचान दिलाई, हर जगह लोगों ने मुझे गाया। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि जो अंदर से अनुभूत करना और कविता लिखना कोई स्त्री कर सकती है, कोई लड़की कर सकती है, वो पुरुष नहीं कर सकता। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उनसे लंदन से लाइटनिंग कॉल करके बीबीसी के संवाददाता ने पूछा था कि आपको गीत लिखने पर नोबेल पुरस्कार मिला है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो गुरुदेव ने आधी नींद में एक जवाब दिया था जो पूरी जागरण का जवाब है, वो आपकी तालियों का हकदार है। गुरुदेव ने कहा, मैं गीत नहीं लिखता, मेरे अंदर एक बिरहनी औरत है, वो रोती है, मैं गा देता हूं और गीत बन जाता है। परवीन शाकिर का एक शेर है, लड़कियों के सुख अजब है और दुख उससे अजब। बहुत सारी लड़कियां इस हॉल में बैठी हैं, लड़कियों के सुख अजब हैं और दुख उससे अजब, हंस रही हैं और काजल भीगता है बार बार। ये जो कहने का सलीका है, एक छोटे से कस्बे की एक गांव में पली हुई बच्ची ने अपने अंदर को गाने की कोशिश की है। इसलिए जितनी दाद आपने चंदन को, कुशल को दी या रमेश मुस्कान को देंगे, उन सब की सजगताएं इकट्ठी करके, और ख़ास तौर पर इस हॉल में बैठी हुई एक एक महिला की, एक एक लड़की की जिम्मेदारी है कि ये जो रेशो पूरा नहीं हुआ 33% का, जो कि होना चाहिए, हम अगर 5 लोग हैं तो कम से कम 2 कवित्री तो होनी चाहिए थी। आज आप मनु वैशाली को ऐसा सुनना
कि इसके गांव में जब ये रील पहुंचे तो गांव को पता चले कि इन्हीं पनघट से, इन्हीं पगडंडियों से गुजरी हुई एक बच्ची के पैरों ने शायरी कर दी है और उसको हिंदुस्तान सुनना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा मनु वैशाली। बेटा आप सभी तक मेरा प्रणाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ जितनी सहजता, जितनी शांति से मैं पढ़ूँगी उतनी शांति से आप सुने। सर ने अभी परिचय दिया, 6-7 महीने कुछ मंचों पर हुए और एक नई भागदौड़ ज़िंदगी में चल रही है। 4 पंक्तियाँ मेरी, आपकी, सबकी ज़िंदगी की भागदौड़ से निकाल के लाई। सुनिएगा। स्वागत है बेटा। खुद से खुद की होती रहती, खुद से खुद की होती रहती, उन अनबन के मारे हम। खुद से खुद की होती रहती, उन अनबन के मारे हम। अपने मन के कितने ही मन, अपने मन से हारे हम। कितने नाते, कितने रिश्ते, कितने ही संबंध, मगर कितने नाते, कितने रिश्ते, कितने ही संबंध, मगर खैर अंत में अपने हिस्से आए बस बेचारे हम। खैर अंत में अपने हिस्से खैर आए बस बेचारे हम। और मैं उम्र भर गणित की विद्यार्थी रही हूँ। गणित मेरे जीवन में कहीं काम नहीं आई, तो मैंने उसका काम यहाँ पे लिया। 4 पंक्तियाँ अपने परिचय में पढ़ती हूँ कि उलझे उलझे हैं सुलझा लो, उलझे उलझे हैं सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे। उलझे उलझे हैं सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे। पूर्ण फलित या समाकलित या फिर अवकल हो जाएंगे। सिर्फ निरंतरता रखना तुम और जरा सा संयम भी। सिर्फ निरंतरता रखना तुम और जरा सा संयम भी। अंक गणित के प्रश्नों जैसे हैं हम हल हो जाएंगे। अंक गणित के प्रश्नों जैसे हैं हम हल हो जाएंगे। वाह बेटिया वाह। और मैं बुंदेलखंड की धरती से आती हूँ, तो वहाँ की भाषा का लालित्य लेकर आती हूँ। एक नायिका है मोहिनी, मुझे छंद पढ़ने हैं, बुंदेली भाषा बघेली भाषा का मिक्सअप। एक नायिका है मोहिनी। मोहिनी, जब बात श्रृंगार की होती है, जब मैंने श्रृंगार लिखना शुरू किया, ये बहुत अंदर की बात लेके आ रही हूँ। जब मैंने श्रृंगार लिखना शुरू किया तो सबसे पहला थोड़ा सा मेरे पापा बोले कि श्रृंगार नहीं पढ़ना है मंचों पे। कविता दीदी बैठी हुई हैं, आप समझ रही हैं। लेकिन श्रृंगार, और मैं मंचों पे आई तो यहाँ तो कोई वीररस कवि है नहीं, लेकिन वीररस कवि बोलते हैं कि अरे देश में ये चल रहा है वो चल रहा है, श्रृंगार कैसे न पढ़ें। जिस संस्कृति में रुक्मणी, राधिका, रति, मोहिनी जैसी साक्षात सुंदरता की प्रतिमाएं हुई हों, उस संस्कृति में श्रृंगार ना लिखा पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाए। मैं छंद शुरू करती हूँ और एक नायिका है, उसका श्रृंगार वर्णन है। सुनिए क्या है, कैसे है, पढ़ती हूँ। स्वागत है बेटा। नैनन को मीच मीच, नैन कोर खींच खींच। लड़कियां आईलाइनर लगाती हैं, मैं बात वहीं से शुरू कर रही हूँ कि नैनन को मीच मीच, नैन कोर खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। कि नैनन को मीच मीच, नैन कोर खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। मुस्काए मन मन, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनोहार करे मोहिनी। वाह बेटा वाह। मुस्काए मन मन, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनोहार करे मोहिनी। और देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, कि जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। कि देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। और बिसरानी सुध बुध खोई खड़ी ऐसन की, करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। बिसरानी सुध बुध खोई खड़ी ऐसन की, करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी।
और भाषा सुनिएगा कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। वाह कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। और चटकीली चितवन चंचला चकोरी सी की चांद पे ही चांदनी उधार करे हाय हाय वाह आहा, चट- चांद में ही चांदनी उधार करे मोहिनी। वाह बेटा वाह। चटकीली चितवन चंचला चकोरी सी की चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। अब बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले तो आहा, टुकड़े से तारन हजार करे मोहिनी। कि बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले तो टुकड़े से तारन हजार करे मोहिनी। और रूप रंग अंग अंग देखो ऐसे ढंग भंग दुनिया भरे के दरबार करे मोहिनी। कि रूप रंग दुनिया भरे के अंग दरबार। अंग देखो ऐसे ढंग भंग दुनिया भरे के दरबार करे मोहिनी। और एक नजर किसी को देख ले, नजर ऐसी कि एक नजर बस किसी को देख ले कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो हाँ, जल भी जलाई के अंगार हाय, करे हाय, मोहिनी। वाह। जल भी जलाई के अंगार। कि छटा छवि छप भर नजर बेटा, वाह। निहार ले तो जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। अब बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। कि बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। मगर लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप सबके मन की बात पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मगन हो मोहन पे मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। कि मगन हो मोहन पे मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। और जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली ये कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। वाह जाने ना अच्छा है। जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली ये कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। और 2 सालों से दिल्ली में हूँ, एक बहुत छोटे कस्बे एक गांव से निकल कर आई। आज भी जब कभी घर जाने का मौका मिलता है, बहाना मिलता है, तो मैं फट से चल देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले, उनका वही कि गाँव क्यों जाना है, दिल्ली आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, यहाँ से गाँव क्यों जाना है। तो गाँव क्यों जाना है वो इसलिए जाना है, मैं अब एक गीत मैं आपको बताती हूँ। और अगर आप सबका बचपन कहीं उसमें खोया नज़र आ जाए तो आप सबका साथ चाहूँगी। गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूँ। अच्छा गीत है ये। होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूँ। बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबू। आँखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका। कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। हाँ तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे। आहा। जाए जहाँ भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे। आहा, लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे। पूछो ना नीम की उस छाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। वाह। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन वाह। घरों के तुम कह रहे हो वैसे गांव में क्या रखा है। रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। और गांव की एक शाम देखिए। दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। दिन
ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया बिटिया। आहा 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, हाँ सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। हाय वाह फिर कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, तब अपने नींद के या फिर भूख के बहाने। चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, वाह चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या हाय। रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। गीत का अंतिम मंत्र पढ़ के अपनी जगह लेती हूँ। मैं यहाँ जब दिल्ली आई तो मुखर्जी नगर या गांधी विहार जहाँ भी रहती हूँ, वहाँ पे आसपास इतने मकान के ऊपर मकान फ्लोर्स के ऊपर, हमें आज तक ये नहीं पता पड़ा कि हमारे आसपास ऊपर नीचे अगल बगल कौन रहता है। लेकिन गांव में ऐसा कोई घर नहीं हो जिसे जहाँ पे कहाँ क्या हुआ है हमें पता ना हो। वहाँ पे कभी पड़ोसी नहीं हुए, वहाँ पे हमेशा चाची या भाभी हुआ करती थी। मैं वही बात इतनी सी बात एक बंद में लिखती हूँ, सुनेगा। स्वागत है बेटा। वो दोपहर की नींदें वो रात की कहानी, वो दोपहर की नींदें वो रात की कहानी, अम्मा के चोर डाकू भगवान राजा रानी। हाय चलता था न जाना टोले में घर किसी भी, होते न थे पड़ोसी होती थी चाची भाभी। जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी, वाह जाते थे बोरिंग से बहता देखने जब बोरिंग से बहता पानी। यह खेत मेढ़ कुइया ये बाजरा वो धानी, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा। क्या क्या बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। तुम पूछते हो, क्या बात है। ये खुशबू है, ये ताकत है कि एक हाय 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 हाय। एक देखिए, इसे कहते हैं कि अभी 6 महीने इस लड़की को हुए हैं और नीचे तो हाँ, तो इसे जितनी जितनी नाजुकी है उस तरह से मांगो, ऐसे नहीं है सिक्के उछाले, थोड़ा आराम करो। बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, नाजुक सा है। भाई साहब तो आपने तो ऐसे मांगी जैसे मतलब हाँ चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं, समय की सीमा है, लेकिन मैं अपने समय में से, चूंकि मेरा समय जा रहा है और इसका समय आ रहा है, तो मैं अपने समय में से काट कर इसे कहता हूं कि एक गीत जो इसका बहुत लोकप्रिय हुआ है, नद नदी सिक्के उछाले, एक बार उसको पढ़ दे, एक बार तालियां बजाकर बिना भूमिका के जोरदार तालियों से एक बार फिर दोबारा। वाह, हाँ बेटा पढ़। बहुत धन्यवाद आप सबका। एक गीत, हम जिंदगी में कोई भी काम करें, चाहे वो प्रेम हो या कोई भी क्षेत्र हो, जब वहाँ पे बहुत जोर लगा लेने के बाद भी वहाँ पे काम नहीं बनते हैं, तो एक मनोस्थिति आ जाती है कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। नया साल आने वाला है, इसी मनोस्थिति के साथ हमें आगे बढ़ना है। गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। गीत गानों कीर्तन में, आरती में आचमन में, गीत गानों कीर्तन में, आरती में आचमन में, ध्यान व्रत पूजन हवन में, मंत्र श्लोकों में भजन में,
एक ही वरदान मांगा, प्रेम का यह दान मांगा, पर प्रबल है भाग्य के फल, है विफल सब साधनाएं। हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। और इंसान जब अटकता है तो कहाँ कहाँ नहीं भटकता, उसी भटकन को गाती हूँ कि चूम दर मंदिर शिवालय, नद नदी सिक्के उछाले। वाह, चूम दर मंदिर शिवालय, नद नदी सिक्के उछाले। पाठ जप तप कर के हारे, कर लिए उपवास सारे। मन्नतों के बांध धागे, काश कोई पुण्य जागे, के सुनी जाए कहीं तो अनसुनी सब प्रार्थनाएं। हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। वाह बिटिया वाह। और गीत का अंतिम मंत्र पढ़ती हूँ। एक प्रसंग आता है उद्धव गोपी संवाद कि यमुना के किनारे उद्धव जी खड़े हैं, गोपियों को समझा रहे हैं कि गोपियाँ कृष्ण विरह में ऐसे काम धाम मत छोड़ो, ज्ञान का मार्ग पकड़ो और ईश भक्ति में मन लगाओ। तो गोपी कहती है कि उद्धव कृष्ण को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। सुनो कि उद्धव ज्ञान के प्रवचन विफल हैं, प्राण लेके प्रण अटल हैं। ज्ञान के प्रवचन विफल हैं, प्राण लेके प्रण अटल हैं। प्रीत का हठ योग साधे, प्रश्न है अंतस में आधे। और प्रश्न क्या कि क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्या नहीं मैं योग्य तेरे। पूर्ण हो किस विधि कहो तुम, ये मनोरथ कामनाएं। हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। बहुत अच्छे। मुझे बहुत हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में आयोजक मेरी टीम से, मेरे से तो हिम्मत नहीं होती उसकी कहने की, जब बुक कर लिया एक बार तो हर बार पूछता है कि फला को क्यों नहीं बुला रहे हैं, ये कौन नाम लेके आ रहे हैं। और मुझे सदा ये लगता है कि 35 साल पहले जब मैंने मंच पहली बार पढ़ा 17 साल की उम्र में, तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। आपको स्टेज पे आने के लिए जो पहले से मौजूद बड़े लोग थे, उन घरानों की स्वीकृति चाहिए थी। उनमें एक दिल्ली घराना था, एक इंदौर घराना था, एक महाराष्ट्र घराना था, एक बम्बई घराना था। और मैं संयोग से और कस्बे में पैदा होने के कारण बचपन से ही बदतमीज़ था, तो घरानों के साथ सेटिंग होती नहीं थी, क्योंकि घरानों के जितने भी गुरु लोग थे वो उनको लगता था कि ये अखाड़े के लायक नहीं है, ये अखाड़े में मिट्टी ज़्यादा मलता है, हमारे चरण पे कम मलता है, तो बैठता नहीं था। लेकिन ये अगर सोशल मीडिया के 100 नुकसान है तो एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप में सचमुच कविता है और आप सही से कह रहे हैं, बस आप गाइएगा, यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, फेसबुक पे डाल दीजिएगा, कोई ना कोई कवि कलेक्टिव, कोई ना कोई कुमार विश्वास आपको अपने गांव से ले जाकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंच पर खड़ा कर देगा। शेष आपके हाथ में है। तो जिन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, उन दिनों भी कई कवि ऐसे थे जिन्होंने अखाड़े के चारों तरफ घूमकर और चाय की गुमटी लगाकर और एक बीड़ी का मंडल लेकर सबको पिलाकर ऐसा माहौल बनाया कि उन्होंने देश में अपना नाम बनाया। आज वो इस मंच पर है। मैं चाहता हूं कि हिंदी कवि सम्मेलनों के पारंपरिक हास्य कवि, जो डॉक्टरों की सब सलाह के बाद भी विस्तार पाते चले जा रहे हैं, आगरा से वो पधारे हैं। रमेश मुस्कान जी से अनुरोध है कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। श्री रमेश मुस्कान। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत सम्मान से मुझे बुलाया गया। बहुत शानदार कविताएं हो गई हैं। नद नदी नाले सिक्के उछाले,
थोड़ी बहुत तालियां मेरे लिए भी बजा देना। वरना जिस नदी में इसने सिक्के उछाले थे उसी में डूबना पड़ेगा। ये इस तरह की कविताएं मेरे पास नहीं है। अच्छा, चंदन ने क्या शानदार पढ़ा, होठों को चोटों से छू दीजिए। पूरी मेडिकल साइंस ध्वस्त। ऐसे इलाज के कारण आज भी हाथ में पट्टियां बंधी हुई हैं। भैया दवाई ववाई लो, पट्टी पे इंतजाम करो, उससे काम चलेगा नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, आपने देख लिया कितना प्रेम करते हैं मुझे। हाँ, मेरा और इनका वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, सच बता रहा हूं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। 17-18 देशों में मुझे साथ ले गए हैं। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। विदेश से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। भाई जैसे ही इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, कोई विदेशी पहली बार इन्हें देखता है। ज्ञान और कविता तो बाद में सुनते हैं लोग, पहले आदमी कद काठ ही देखता है। तो इन्हें देख करके कहते हैं भारत में भुखमरी है। हाँ, बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। और रेड एफएम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूं कि इनको आज वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में बुलाया है। कमाल ही कर दिया है। क्या क्या करवाना इनसे चाहते हो। Y+ श्रेणी की सुरक्षा इन्हें मिली हुई है, भारत सरकार ने दी है। कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए। अच्छा, इनके साथ में जो VIP व्यवस्थाएं इन्हें मिली हुई हैं वो हमें भी मिलती हैं, हमें भी आनंद आता है। तो आ जाते हैं जवान हमारे पास भी भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। तमाम प्रेम प्यार की कविताएं इन्होंने लिखी, देश दुनिया ने गाई। मेरा मानना ये है कि ये प्रेम प्यार की कविताएं जो हैं वो कोई खास बात है नहीं। हाँ, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। अच्छा, ओहो, पढ़ने। हाँ, प्रयास मैंने भी किए। हाँ, नहीं हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम में जैसा ये सब बता रहे हैं परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं। प्रेम में परिणाम कभी दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। मैंने भी प्रयास किए तो परिणाम क्या निकले, आनंद लीजिएगा। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, अखियां लड़ गई। वाह, वाह नहीं, परिणाम सुनो। हाँ, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। वाह, हाँ, समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे लोग बैठे हैं। हाँ, इन्होंने मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए। और एक बात पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, डॉक्टर मजाक कितनी भी कर लें, चुहलबाजी कितनी भी कर लें, डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर हीरा है जिसकी आभा में बैठ करके हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कवि हो गए। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? एक दो तुक्तक आप सुन लीजिए। इन्होंने लिखा कि मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। तो मोहब्बत क्या निकली? मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। देख लो सबका बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है।
मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, समझ रहा हूं आपका भी एजेंडा। एक तुक तक और सुन लीजिए। आज इनकी वैवाहिक वर्षगांठ है। अब जिनकी हो गई है उनका तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, देख रहा हूं मैं कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। ये अपने अच्छा आप में बड़ी बात है। नहीं, सच बता रहा हूं मैं। विवाहित भारतीय विवाहित महिला की जैसे पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। जिन लोगों की हो गई है वो तो ठीक है, जो बचे हुए एक तुक तक सुन लीजिएगा। हाँ, ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, ये बीवी की चीख निकल गई इधर से। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत अच्छा। अद्भुत ही काम है भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना की दोबारा कुछ दस्तक आ रही है। क्या बुरा समय निकल के गया था साहब, 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। बहुत अच्छे। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। वैसा समय लौट के नहीं आए। मैं 1-2 व्यंग्य क्षणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूं। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, तमाम तरह की समस्याएं देश में, केवल प्रेम प्यारी नहीं है, रोजगार की समस्या देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। बात अब तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा। स्वागत है। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। समय की अपनी सीमाएं हैं। मेरी छोटी बहन, देश की बड़ी कवित्री डॉक्टर कविता तिवारी यहाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। हाँ, वही सुनाने जा रहा हूँ। वो ग्रीन रूम में भी आए थे, कह रहे थे वो कविता जरूर सुनाना। हाँ हाँ, रेड एफएम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो द कवि कलेक्टिव कराते हैं और ये इनका दूसरा सीजन है। बहुत शानदार पिछला सफल गया था। ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी का प्रताप है। और वरना डॉक्टर कुमार विश्वास जितना लेते हैं उसमें कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हिंदी के कवि बुलाए। कहीं ना कहीं संस्कारों को आप जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसे रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दीजिए। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। हाँ, ताली वाली बजाते रहिए। आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है ये। हाँ, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए।
कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। बात। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, वाह। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये कोई जोक नहीं है, सच्ची घटना है। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार अच्छे थे। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देखी और मुझसे पूछा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले, अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारे यहाँ तो नेता ही बड़े कमाल कमाल के हुए। मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। हाँ, बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। अंतिम बंद सुन लीजिए, और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। क्या बात है, जोरदार तालियां, वाह 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 वाह।